नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 18 अगस्त 2023 और आज जो है आपका ईपीएफओ का एग्जाम था, आज से ही स्टार्ट है और फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। ये एग्जाम बता दूं आपको रोजाना 2 ही शिफ्ट में होती है। एक एग्जाम 12 बजे के करीब समाप्त होती है और दूसरा एग्जाम जो है 4:30 पौने 5 में खत्म होती है। तो उस हिसाब से हम दोनों शिफ्ट की एनालिसिस लेकर के आ जाया करेंगे। मुझे पता नहीं था, लेकिन बच्चे ने क्वेश्चन जब सेंड किया तब पता चला कि आज एग्जाम है, तो मैंने यहाँ पे जो है वीडियो लेकर के आ गए हैं। वैसे कल जो है बहुत सारे बच्चे बताया भी थे कि ईपीएफओ एनालिसिस करवा देना, लेकिन मुझे लगा कि बाद में एग्जाम हो, मुझे ये पता नहीं था कि आज से ये स्टार्ट है। तो हम जो है रेगुलर रहेंगे। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे ईपीएफओ में। पहला एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है ना भाई। अब जो आदमी एसएससी का भी एनालिसिस देखा है वहां से भी काफी मदद मिल जाती है। थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न चेंज है क्योंकि इसमें आर्ट एंड कल्चर को इतनी वैल्यू नहीं देके रखा है। तो 343 जो है ये संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इस बात को जो है वैध ठहराता है हमारे संविधान के आर्टिकल 343। इसके अलावा आर्टिकल 352 इसी के आसपास राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब किसी भी स्टेट में वहां का जो कार्याविधि है वो संविधान के अनुसार जब नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल जो है उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है आग्रह करता है और तब जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर हो जाती है। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपात से संबंधित है और आजकल इंडिया में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है अभी तक। इनके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, एनएचआरसी। तो भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मतलब स्थापना है ना। इनके अलावा प्रत्येक वर्ष बात करें 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व स्तर पे विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार की गठन 12 अक्टूबर को हुआ है, तो इस पे नहीं जाइएगा। जो विश्व वाला कोई भी चीज हम डे सेलिब्रेशन करते हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है भाई, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासभा है ना ब्रांच, उनके द्वारा जो है ये क्लियर किया जाता है कि ये डेट को फला डेट के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं वो 10 दिसंबर को मनाते हैं। साथ ही 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि भी है, जिनके नाम पे आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इसी दिन यानी 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार की घोषणा करी जाती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इस कड़ी में राष्ट्रीय महिला आयोग एक काफी इंपॉर्टेंट संस्था है, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसकी स्थापना आपसे पूछा जाता है 1992 में हुआ था। रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षा हैं। इनके अलावा आपको सेबी पूछा जाता है, 1998 में हुआ था, 1988 में। नाबार्ड पूछा जाता है, 1982 में हुआ था। एसबीआई पूछा जाता है, 1955 में हुआ था। आरबीआई पूछा जाता है, 1935 में हुआ था। तो ये कुछ आपके इंडियन संस्था है। इसके अलावा सिडबी जो लघु बैंक है 1990 में हुआ था। तो ये सब जो कुछ संस्था है आपको जरूर ध्यान रखना है, आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आएंगे। इनके अलावा नीति आयोग का गठन ले लीजिए, 2015 में हुआ था। किसका स्थान लिया था, योजना आयोग का स्थान लिया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष तो पीएम ही होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं। और सीईओ कौन है, सुब्रमण्यम है, बीवीआर सुब्रमण्यम है ना। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये नया बने हैं संस्था 2007 में, इनको भी ध्यान रखेंगे। यूपीएससी का गठन भारत में कब हुआ था, 1926 में हुआ था। यूपीएससी लोक सेवा आयोग, समझ रहे हैं ना। तो इसकी जो आगमन हुआ था भारत में 1926 में हुआ था। कौन से कमीशन के द्वारा इसमें जो है मतलब मदद किया गया यूपीएससी को लाने में, तो ली कमीशन कहिएगा। ठीक है। इनके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था, श्रीलंका के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये श्री मावो भंडार नायके थे श्रीलंका के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धना गोटाबाया था इससे पहले। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, श्रीलंका कब आजाद हुआ ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एसएससी ये क्वेश्चन काफी करता है। हालांकि आप ईपीएफओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। 4 फरवरी 1948 को जो है श्रीलंका आजाद हुआ था ब्रिटेन के चंगुल से। श्रीलंका भारत के जो है पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश है और ज्यादा दूर नहीं है। श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है ना। इसके अलावा आपका पाक जल डमरू मध्य और राम सेतु, एडम ब्रिज, ये सभी के सभी भारत और श्रीलंका के बीच में जो है सीमा रेखा बनाने का काम करता है। रामेश्वरम द्वीप से आगे झांकेंगे तो आपको श्रीलंका की ही रास्ता नजर आएगी। अगला एक प्रश्न, G20 की जो बैठक अभी इंडिया में चल रही है, सबसे पहले 2022 में किस देश में हुआ, 2021 में किस देश में हुआ और 2023 में भारत में हो रही है। तो भाई 2021 में आपका इटली के अंदर हुआ था, 2022 में आपके इंडोनेशिया के अंदर हुआ था।
इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, और 2023 के अंदर आपका इंडिया के अंदर हो रहा है। यानी ट्रिपल आई चल रही है G20। G20 वैसे देशों का समूह है जो विकासशील है, अर्ध विकसित देश है, पूर्णतः विकसित नहीं है या फिर विकसित होने के डगर पे है भाई। तो ये जो आपके 2023 में G20 के बैठक होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि G20 से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि G20 के स्वास्थ्य मंत्री की बैठक कहाँ हुई, G20 के जो बिजनेस मंत्री की बैठक कहाँ हुई, G20 के जो है क्लाइमेट चेंज पे बात करने वाली मंत्रियों का बैठक कहाँ पे हुआ, शेरपा बैठक कहाँ पे हुआ। तो ये जो है भारत में इस बार कई सारे ब्रांचेस में इसके बैठक हो रही है, न कि एक बैठक हुई है। तो आपको भ्रम में नहीं जाना है कि एक ही बार बैठक हुआ खत्म हुआ, ऐसा नहीं। कई सारे जो है G20 की बैठक हुआ, लेकिन इसमें जो है नेता जो पार्टिसिपेट करते हैं ये अलग अलग होते हैं और मुद्दा भी अलग अलग होते हैं। इसकी मैं लिस्ट आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये जो है पिछले साल के दिसंबर से इस साल के नवंबर तक चलेगी, यानी कई सारे चीज तो अभी हो गए हैं और कई सारे चीज बाकी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं G20 वाली लिस्ट जो इस बार आपका इंडिया के अंदर कराए जाने वाली है ना। तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था और जून 2023 तक का दिया गया अभी, और इसमें बहुत सारे चीज बाकी है, ठीक है। तो G20 का शिक्षा मंत्रियों की बैठक जून 2023 पुणे में हुआ। G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक जून में हुआ, बनारस में हुआ। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ। ये काफी इंपोर्टेंसी रखती है और अभी अभी सीजल के एग्जाम में से पार्ट बाय पार्ट पूछ रहा था, एक एक चीज पूछ रहा था। तो आपको ये PDF मैं टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, तो वहां से जो है आप इसे रीड कर जरूर लीजिएगा, आपको काम आएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट G20 की शेरपा बैठक ये कहाँ पे हुआ था, तो ये केरला के अंदर हुआ था, अमिताभ कांत की अध्यक्षता में। अमिताभ कांत कौन है, आप समझ रहे हैं ना अमिताभ कांत कौन है। इससे पहले जो आपका जो नीति आयोग में थे ये कौन थे, अमिताभ कांत ही थे, है ना। तो इनके जगह पे ही आपका ये आया था परमेश्वरम साहब, और परमेश्वरम साहब के जगह पे फिर से BVR सुब्रमण्यम आ गए हैं, नीति आयोग में CEO भी रहे हैं। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक ये नई दिल्ली में हुए हैं, है ना। G20 के मॉडल बैठक जो है ये भी नई दिल्ली में हुए हैं। इनके अलावा पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर जो बैठक हुई बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा चलते हैं आगे। तो G20 वाला है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि सिक्किम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। जब भी मैंने 1975 बताया तब भी मैंने सिक्किम जरूर आपको बताया कि सिक्किम बना 1975 में। और कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके आप जो है किसी भी जो बाहरी पहले हमारे इंडिया का भूभाग नहीं रहा हो और उसे मैं इंडिया में मिलाना चाहता हूं, तो किस आर्टिकल में जो है हमें प्रयोग करना पड़ेगा, किस आर्टिकल का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप कहोगे जी सर आर्टिकल 2 जो है ना ये बाहर के चीजों को इंडिया के भूभाग में मिलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और 3 का इस्तेमाल करते हैं कि जो देश के अंदर पहले से ही है लेकिन उसके सीमा रेखा नाम आदि में अगर चेंजेस करना है तो हम आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं। और एक में राज्यों का संघ सिर्फ परिभाषा को दर्शाया गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। अगर कोई भी स्टेट यहाँ चाहे कि मैं अलग से होकर एक राज्य बना लूंगा, कल होकर मुझे झगड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं है भाई। कोई भी अगर बिहार चाहे कि मैं अलग हो जाऊं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है भाई। ये राज्यों का संघ है, इसका मतलब ये होता है। तो ये 1975 में सिक्किम बना। सिक्किम को 36वां अमेंडमेंट किया गया था, इसके तहत ये 22वां राज्य बना था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सिक्किम के प्रमुख त्योहार में लोसांग है, तो इन्हें भी ध्यान आपको रखना है सिक्किम के अंदर, है ना। इनके अलावा सिक्किम में सबसे फेमस चीज क्या है इंडिया के लिहाज से, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा जो नेशनल पार्क भी है और कंचनजंगा पीक भी है। तो कंचनजंगा पीक जो है ये इंडिया के सबसे मतलब हाईएस्ट पीक है इंडिया लिहाज से, और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पीक है ना। इसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है जो आपका सिक्किम के अंदर स्थित है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली बताइएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है ना। इनके अलावा भारत में सबसे अंतिम राज्य जो अभी निर्मित हुआ है ये तेलंगाना है। ये कब बना, 2014 के अंदर। और यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो सबसे लास्ट में बाइफरकेट हुआ, है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग बने, जम्मू कश्मीर को काट के 2 यूटी बनाए गए, है ना। लेकिन राज्यों की बात करेंगे तो तेलंगाना जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, मोदी गवर्नमेंट के आने के जस्ट बाद ये काम हुआ था। इनके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसे दिया गया, कल भी चर्च किया हम इसको, बद्री नारायण को दिया गया है। इसके जो किताब का नाम है या फिर लेख के नाम है, इनका नाम है तुमरी के शब्द। क्या नाम है, तुमरी के शब्द। यहाँ पे लिखा है तुमरी के शब्द, है ना। तो इनके लिए दिया गया है बद्री नारायण को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी भाषा में अनुराधा राय को दिया गया है। कौन सी किताब के लिए, कि सभी जिंदगी हम नहीं जी सकते, ऑल लाइव्स वी नेवर लिव्ड, इस प्रकार से जो कोई पुस्तक के नाम है। इनके लिए अनुराधा राय को अंग्रेजी में और बद्री नारायण को तुमरी के शब्द के लिए हिंदी में। इनके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा में, तो 22+2 भाषा यानी 24 भाषा में दिए जाते हैं। ये 2 भाषा कौन कौन से हैं, एक तो अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है, और 22 आपके संविधान में जो अटैच भाषा है उनसे। तो 24 भाषा में जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा
निम्नलिखित में से लोहा का अयस्क कौन सा है? तो हेमाटाइट, सीडराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब लोहा का अयस्क है। तो देखिएगा कि इसमें ऑप्शन में से क्या था। इसके अलावा बॉक्साइट भी आपके ऑप्शन में था, तो ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और बॉक्साइट का उत्खनन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? इंडिया के अंदर। तो आप कहोगे जी उड़ीसा के अंदर होती है सर। इसके अलावा गेलेना किसका अयस्क है? तो गेलेना सीसा का, और सीसा का सूत्र भी कई दफा एग्जाम में आता है, तो पीवी है ना, क्योंकि सीसा से एस होना चाहिए, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो इसका सूत्र क्या होता है? पीवी होता है। सिनेबार किसका है? इसका जी पारा का। और पारा में क्या गुण है जी? पारा एकमात्र ऐसा मेटल है यानी धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इसीलिए आपने पारा का इस्तेमाल जो है थर्मामीटर वगैरह में देखे होंगे। इसके अलावा क्योंकि इसका प्रसार आसानी से हो जाता है। इसके अलावा लोहे का निष्कर्ष जो है मुख्यतः हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान समय में लौह का खनन सबसे ज्यादा कहां पे हो रही है? ये क्वेश्चन आपके जो है कल के सीएचएसएल में भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन मैं फिर से बताऊंगा कि लोहा का सबसे अधिक उत्खनन जो है ये उड़ीसा के बादाम पहाड़ी में होती है, लेकिन लोहा का सबसे ज्यादा भंडारण अगर आपसे पूछेगा तो कद्रमुख कर्नाटक के अंदर है। लेकिन उत्खनन करना और भंडारण रखना दोनों में फर्क है ना भाई। अगर चावल रखे और चावल मतलब भात बनाए ही नहीं तो कैसे खाओगे, है ना। तो उड़ीसा में जो है बनाया जा रहा है, इसे तैयार किया जा रहा है, यानी माइनिंग की जा रही है, जबकि कद्रमुख में इसके सबसे बड़े खान है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। बाद बाकी एक चीज और बताना है कि जो आपका जो मलाज खंड है आपका कहाँ का? एमपी का। यहाँ पे तांबा की अधिकांश खनन की जा रही है, मतलब किसके रिगार्ड में? खेतरी के रिगार्ड में है। तो खेतरी में ज्यादा तांबा जो राजस्थान के अंदर है, लेकिन खनन करने के मामले में अभी मध्य प्रदेश टॉप पे चल रहे हैं। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। जैसे आपने 2021 के लिए रिकॉर्ड बना दिया था छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा कोयला का उत्खनन करके, तो ये बात सब थोड़ा बहुत जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के जो रिगार्ड में क्वेश्चन है यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आएंगे। और एमटीएस के ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो एमटीएस के लिए जिन बच्चे को एमटीएस में एक अच्छा स्कोर करना है तो 57 वीडियो की जो प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज है, प्ले लिस्ट का नाम है पेड ग्रुप पीडीएफ प्ले लिस्ट, है ना। तो उसको जो है उसमें आज जो है आज 42वां वीडियो होगा, 41 वीडियो हो चुकी है, तो वो जरूर देखें अगर एमटीएस में पिछली बार के जैसे चूकना नहीं है तो, ठीक है भाई। और एमटीएस के लिए 57 वीडियो की अगर आपने पीडीएफ बाय कर लिया 25 रुपए की, और इसे भी वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी अध्ययन कर लिए, तो फिर तो आपका एमटीएस में जो है इतनी ज्यादा पकड़ हो जाएगी जितना आपने सोचा नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भाई भैया ये कोई पूछने क्वेश्चन है? भारत की सेंट्रल बैंक पूछा था, तो सेंट्रल बैंक इनके लिहाज में केंद्रीय बैंक ही हुआ, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है केंद्रीय बैंक, जैसे आपने जो नार्वे है, नार्वे की सेंट्रल बैंक जो है इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया, तो सेंट्रल बैंक कहने का मतलब क्या? केंद्रीय बैंक, है ना। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, क्योंकि इंडिया में कंफ्यूजन इसलिए है कि इंडिया में एक बैंक का नाम अपने आप में भी सेंट्रल बैंक है, जो भाई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सरकारी बैंक है ना। तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुई थी। और जब इसके स्थापना हुए थे तो इसके पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ अंग्रेज बने थे। बाद में सीडी देशमुख साहब जो भारतीय गवर्नर हुए थे, तो इनके गवर्नर बने थे सीडी देशमुख साहब, है ना। और पहले अंग्रेज गवर्नर थे। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है ये शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। इससे पहले उर्जित आर पटेल थे, उससे पहले रघुराम राजन साहब थे, ठीक है। इनके अलावा जो इसे क्या कहते हैं आरबीआई को? तो अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि सभी प्रकार के कॉमर्शियल बैंक को ऋण कौन देता है? तो आरबीआई ही देता है। इसके अलावा इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, और इसकी मुख्यालय कहां पे है? मुंबई के अंदर इसकी मुख्यालय है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के जो प्रमुख काम है ना, ये कौन कौन से काम है? तो ये नोट का छापना सबसे बड़ा काम है, साख सृजन करना है, मौद्रिक नीति कौन बनाते हैं? तो आरबीआई बनाते हैं। इसके अलावा बैंक दर कौन तय करते हैं? तो आरबीआई तय करते हैं। सीआरआर कौन तय करते हैं? तो आरबीआई करते हैं। मैंने बता दिया भाई कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक दर क्या होता है ना, रेपो रेट क्या होता है, ये भी आरबीआई बनाता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये भी आरबीआई बनाता है। ये सब बातें मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट के दौरान बता दिया है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पर भाई। इसके अलावा आरबीआई के बारे में बता दिया। आरबीआई का एक लेटेस्ट स्कीम आया है डिजिटलकरण के क्षेत्र में, है ना। इनका नाम दिया गया इन्होंने कि बीजन 2025 नाम दिया है इनको। आरबीआई का जो एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, इनका नाम बीजन 2025 नाम दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अमेरिका, अच्छा कौन से जो आयोग है इसके तहत आरबीआई का गठन हुआ? तो आप बताएंगे हिल्टन यंग आयोग।
क्या बताएंगे? हिल्टन यंग आयोग के थ्रू जो है आरबीआई का गठन 1935 में करा गया था। इसके अलावा अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 4 जुलाई 1976 को। मैंने रिलेट करके आपको याद रखना सिखाया था कि 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अवसर होता है। देखिए ये जो है भूगोल का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी स्टाइल ही यही है कि आपको मैं रिलेट करके चीजों को याद रखना सिखाऊं कि आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है भाई, तो 4 जुलाई को प्रतिवर्ष अवसर मनाते हैं और उसी दिन 4 जुलाई 1976 को आपका जो है अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। इसी कारण 4 जुलाई को अमेरिका में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहीं पर आप आ जाना 14 जुलाई को, 14 जुलाई को बास्टिल डे के रूप में मनाते हैं। बास्टिल डे कहां सेलिब्रेट होती है भाई? फ्रांस में सेलिब्रेट होती है। किस कारण? 1789 की फ्रांसीसी राजक्रांति आपको याद होगा, इसी में बास्टिल के पतन के डे है 14 जुलाई, और इसी कारण बास्टिल डे के रूप में फ्रांस में सेलिब्रेट होते हैं हर साल 14 जुलाई को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, 4 जुलाई अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस हो गई। इसके अलावा 4 जुलाई को ही अवसर होता है। ये अवसर क्या होता है? ये पृथ्वी हमारा, ये जो है हमारा पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। तो आज मान लीजिए कि 4 जुलाई है, तो आज सबसे ज्यादा दूरी पे है पृथ्वी, तो वही का वही रहा। अब एक ऐसा दिन आता है कि ये सबसे नजदीक में हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है सूर्य, तो इसे कहते हैं हम उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, जो 3 जनवरी को होता है। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी जो है, सूर्य जो है पृथ्वी के रिगार्ड में सबसे कम दूरी पे होते हैं, इसे उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी के रिलेशन में सूर्य सबसे ज्यादा दूरी पे होता है, इसे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो 4 जुलाई अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस के दिन ही अपसौर होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा पूरे विश्व में पहला लिखित संविधान कौन दिया था? तो अमेरिका दिया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका का जो संविधान है ये भारत से छोटा ही है, लेकिन लिखित रूप में पहले अमेरिका ने ही लागू किया। भारत में जो है लिखित रूप से सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व के अंदर। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? ये कोई क्वेश्चन है भाई? जर्मनी है। जर्मनी अभी कल भी चर्च किए थे और ये भी चर्च किए थे कि भारत ने पहली बार कब जीता है ना। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता जर्मनी है, उप विजेता बेल्जियम साहब रहे हैं। हॉकी वर्ल्ड कप यह जर्मनी की तीसरी खिताब है, ये तीसरा टाइटल है इसका। भारत हॉकी वर्ल्ड कप एक ही बार जीता है 1975 में, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। हॉकी में जो सबसे सफल टीम रहा है अब तक का, ये पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं। और आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे अधिक सफल टीम जो है ऑस्ट्रेलिया रहे हैं भैया। इसके अलावा 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम और आपका जो राउरकेला है वहां का बिरसा मुंडा स्टेडियम में कराए गए। दोनों ही, कलिंगा जो है भुवनेश्वर में है और बिरसा मुंडा जो है राउरकेला में है। शैवाल का स्टडी क्या कहलाता है? कोई क्वेश्चन नहीं है। शैवाल का स्टडी जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक के अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। कुत्ता का अध्ययन जो है साइनोलॉजी कहलाता है ना। जो आपका इसके अलावा फूलों का अध्ययन जो है ये एंथोलॉजी कहलाता है ना। तो ये सब कोई क्वेश्चन है ना। कैलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर जो मछली की पालन होती है। एपी कल्चर जो है मधुमक्खी वाला होता है। ये सब कोई बात नहीं, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लाल शैवाल को रोडोफाइटा कहते हैं, वीवीआई पॉइंट है, नोट करके रखेंगे। अब भूरा शैवाल को फियोफाइटा कहते हैं, ये भी आपका वीवीआई पॉइंट है। शैवाल अपने आप में जो है ये थाइलोफाइटा समूह से संबंधित है। कौन से समूह से है? थाइलोफाइटा समूह से ताल्लुक रखते हैं शैवाल। इसमें शैवाल, कवक, जीवाणु, ये तीनों थाइलोफाइटा में आते हैं। और थाइलोफाइटा समूह इस सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शैवाल में जो है जैसे लाल शैवाल है और आपका जो है ब्राउन शैवाल है, तो इसमें जो है पिगमेंट यानी क्लोरोफिल नहीं पाई जाएगी। हरी शैवाल होती है उसमें पाई जाती है। तो सभी बातों को अंतर विभेद करके जानेंगे, ज्यादा समझ में आएगी। इसके अलावा शैवाल वगैरह जो होती है ना, यानी जो थाइलोफाइटा समूह के प्राणी होते हैं ना, यानी पेड़ पौधे होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं कि जो पेड़ पौधे होती है उसकी पत्ती अलग, जड़ अलग और तना अलग, ऐसे नहीं होता है। सब चीज एक में होता है। आपने कभी काई देखा होगा, जहां पे पानी की लगाव होती है वहां पे काई जम जाती है, तो क्या काई में अलग अलग पत्ते होते हैं, अलग अलग तने होते हैं? नहीं ना, सब चीज एक ही में होते हैं। तो ये शैवाल का उदाहरण है जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा पीतल का मिश्र धातु बताया गया, तांबा और जास्ता है ना। स्टेनलेस स्टील जो है, स्टेन माने होता है भाई धब्बा। स्टेन मतलब क्या होता है? धब्बा। आपने ब्लेड के पीछे लिखा हुआ देखा होगा स्टेनलेस स्टील। तो ये किससे बनती है? लोहा, क्रोमियम और निकेल से। जर्मन सिल्वर किससे बनती है? तांबा, जस्ता और निकेल से। तो ये दोनों भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ लिया था एसएससी ने कि भाई सोना और चांदी, इनके मिश्रण को क्या कहते हैं? जो ऑरम है और एर्जेंटम है, तो इनके मिश्रण को क्या कहते हैं? इसके मिश्रण को इलेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रल पाउडर भी एक होता है जो पेट के लिए अच्छा होता है, इसे इलेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। भूगोल का जनक कई मायने में हेकेटियस को भी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन
ऑप्शन डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके अलावा इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता ग्रेगरी मेंडल, जोहान्स ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे से आनुवांशिकी को समझाने का प्रयत्न किया था। इनके अलावा निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, ऐसा प्रश्न आया है, 4 गो युद्ध आया है, चारों युद्ध जो है बाबर का था, है ना। तो इससे क्या क्या पूछ सकता है, जो भी पूछेगा कोई मेरा बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, एकदम 100% क्लियर। तो भैया एक खानवा का युद्ध पूछा था 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, राणा सांगा की हार होती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। अब एक हार होगा तो दूसरा का जीत होगा, ये तो आप हमसे ज्यादा बेटर समझते ही हैं। 1526 में हुआ था। घाघरा का युद्ध बाबर और नुसरत शाह के बीच में होता है, ये वही नुसरत शाह है, इब्राहिम नुसरत जो है, एक सेकेंड, नुसरत लोदी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नुसरत लोदी है ये इब्राहिम लोदी का जो है भाई था, है ना। तो इनके बीच में 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, इसमें जो है ये लोदी हार जाते हैं। इसके अलावा जो आपका चंदेरी का युद्ध होता है, ये 1528 में है, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, इसमें मेदिनी राय की हार होती है। यूं कहे तो ये जो चारों लगातार युद्ध हुआ 1526, 1527, 1528 और 1529, ये चारों युद्ध में बाबर की विजय हुई। बाबर को कलंदर कहा जाता है और बाबर ने अपनी किताब खुद लिखा था, बाबरनामा। और कौन भाषा में लिखे थे, तो तुर्की भाषा में। इसका भाषा पूछा जाता है, इसलिए भाषा इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बाबर को कहां पे दफनाया गया है, तो काबुल में दफनाया गया। और काबुल में दफनाने से पहले कहां पे दफनाया गया था, तो आगरा में दफनाया गया था। बाद में जब इसकी डायरी पढ़ा ना, तो इसमें लिखा था इसका इच्छा कि मुझे काबुल में ही दफनाना, तो इसे काबुल में दफनाया गया था। इसको याद करने के तरीके मैंने बता दिया है ना। पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, यानी पानीपत पानी पियो, खाना खाओ खानवा, चाय पियो चंदेरी, घर जाओ घाघरा। आपने 1526, 27, 28, 29 लगा लेना है ये चारों युद्ध को याद रखने के लिए। इसके अलावा दासी अट्टम या सादिर अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है, भाई अब ये भी बताया था। तो भरतनाट्यम को कहा जाता है ना। भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण पे जो है आधारित एक पुस्तक है, जिसमें अभिनय दर्पण क्या करता है, टेक्निकल नॉलेज आपको देता है कि इसमें कैसे कैसे नृत्य किया जाता है। और भरतनाट्यम पे जो है इसमें वाद्य यंत्र वगैरह की जो है चर्च की गई है कि किस प्रकार के वाद्य यंत्र वगैरह पे ये डांस किया जाता है। भरतनाट्यम के 3 प्रमुख भाग होते हैं, त्रिभंग, अभंग और सबंग। इसमें अगर आपसे बात कहे कि किसकी पूजा होती है, तो बताइएगा भगवान शिव की पूजा होती है, क्योंकि नर्तक जो आपका नटराज स्वरूप प्रतिमा है ये इसी चीज को दर्शाया है। भरतनाट्यम के जो है कई सारे भाग होते हैं, जैसे जाति स्वरम, अलीरप्पू, तिल्लाना, शब्दम, ये सब जो है इनके पार्ट है नृत्य के दौरान। इनके अलावा शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मणिपुरी, सतरिया, ओडिसी, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम और आपका जो कथकली दोनों केरला, कुचिपुड़ी जो है ये एपी का, आंध्र प्रदेश का है, कथक नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश का है, मणिपुर का है, सतरिया जो असम का है, ओडिसी जो है ओडिशा का है। तो ये हमारा 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।